नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ भारती। हेलो डॉक्टर में हर सप्ताह हम आपको विशेषज्ञ डॉक्टर्स से मिलवाते हैं ताकि आप अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी सवाल, किसी भी परेशानी का हल ढूंढ सकें। महात्मा गांधी हॉस्पिटल से ये सभी विशेषज्ञ हमारे पास आते हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे पास साथ में जो स्टूडियो में मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर, वो हैं सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर कुमार प्रकाश। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इवन टीवी पर। आप जो हैं महात्मा गांधी ऑक्यूपेशनल थेरेपी कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगी कि हर डॉक्टर जो है किसी ना किसी एक बीमारी पर अपनी स्पेशलाइजेशन करता है, महारत हासिल करता है, लेकिन आपका जो डिपार्टमेंट है, आपकी जो डिजिग्नेशन है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वो हर बीमारी की जड़ पर काम करने का काम करता है। तो आप हमें ये बताएं कि आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी को क्यों चुना? नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से, और धन्यवाद आपने जो हमें ये आज प्लेटफॉर्म दिया। सबसे पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमने क्यों चुना? स्टार्टिंग हमने बैचलर किया, मास्टर किया। इसमें 4.5 ईयर्स की बैचलर्स होती है, मास्टर्स होती है विद डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस। इसमें ये वो एक एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। वी आर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जस्ट लाइक ए फिजियोथेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एलाइड हेल्थ प्रोफेशन है। हमारे प्रोफेशंस में बुज़ुर्गों से लेकर बच्चों के लिए एडल्ट्स विथ पैरालिसिस आप देखते हैं जिनको लकवा मार दिया है, या कुछ ऐसे केसेस हैं छोटे बच्चे, खासकर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, 2nd क्लास बच्चे हैं, 3rd क्लास में, प्ले स्कूल में, इवन मदर के साथ काफ़ी बड़ी आती रहती है। कुछ टीचर्स की तरफ भी आते रहते हैं कंसर्न्स, लाइक बच्चे हाइपर एक्टिव काफ़ी हैं, कुछ बच्चे हैं जो अटेंशन नहीं दे पाते हैं, क्लास में होमवर्क पूरा नहीं कर पाते। तो मीन्स हर जनरेशन्स में फ्रॉम पीडियाट्रिक्स टू जेरियाट्रिक्स we have a skill to serve all populations, all kind of diseases, all types of illnesses and injury। तो हमारा एक्सपर्टाइज कोशिश हम करते हैं कि वी आर ए रिहेबिलिटेशन प्रोफेशन। सो आफ्टर एक्यूट इंजरी, कुछ एक्यूट इंजरीज के बाद, आफ्टर एक्यूट इलनेस, कुछ पैरालिसिस के बाद, वी प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन। तो हमारा एक ये रोल है रिहेबिलिटेशन में, वी हैव सम रोल। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जैसा कि आप मुझे अभी बता रहे थे, उसको सुन के ऐसा लगता है क्या ये फिजियोथेरेपी है या रिहेब सेंटर के जैसा कुछ है? तो एग्जैक्टली ये है कि आप हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो समझ सकें कि एग्जैक्टली हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत कब पड़ने वाली है। हाँ, ये काफ़ी अच्छा आपने सवाल पूछा है। बहुत लोगों, खासकर हमारे पॉपुलेशंस में, सोसाइटी में लोगों को काफ़ी लो सेंसिटाइजेशन है कि एग्जैक्टली ये फिजियोथेरेपी है या इट्स लुक लाइक सेम। तो इसमें बड़ा सिंपल एक तरीके हैं समझने के लिए। जैसे फिजियोथेरेपी है, दे आर वर्किंग ऑन फिज़िकल लिमिटेशंस पे वो वर्क करते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक छोटा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कोई ओल्ड लेडी है जिनको पैरालिसिस हुई है, स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक करने के बाद आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द एक्यूट ट्रीटमेंट वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट उनको वॉक करना सिखाते हैं। दे हैव प्रोफेशनल, दे हैव ए स्किल प्रोफेशनल कि उनको स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग कराते हैं। उस लेडीज़ को वॉक करके किचन तक वो लेकर आ जाते हैं। बट वो लेडीज़ की जब एक्सपेक्टेशन होती है, वी आर ए क्लाइंट सेंटर्ड, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं अपने फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए मैं कुकिंग कर सकूं, और मैं सारे घर के काम, जिसको हम लोग हमारे लैंग्वेज में कहते हैं एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, तो उस जगह पे वी आर एक्सपर्टाइज। हमारा ये होता है कि हम फिजियोथेरेपी उनको किचन तक ले आ सकते हैं, बट किचन में कुकिंग से रिलेटेड काम, उनकी बेदिंग से रिलेटेड, ड्रेसिंग अनड्रेसिंग करनी है, जो भी डेली लाइफ एक्टिविटी है, वी मेक देम इंडिपेंडेंट इन देयर डेली लाइफ। तो एक बड़ा एक बेसिक है
कि हमारा जो फोकस होता है पर्सन्स को हम डेली लाइफ में इंडिपेंडेंस बनाते हैं मैक्सिमम। एक और भी एक छोटी सी बातें हैं कि हमारा एक टारगेट होता है वी engage all persons who have some illness or any types of injury, engage in some meaningful activity। हम उनको ऐसे सेंसिबल एक्टिविटी में एंगेज करते हैं ताकि वो अपने इलनेस से डाइवर्ट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो इलनेस के बारे में ना सोचे और इमोशनली मेंटली वो ज़्यादा से ज़्यादा विल फील गुड कर सके, अच्छा फील कर सके। तो ये मेजर एक डिफरेंसेस है। वैसे तो और भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। वो लोग फिजिकल मोडालिटीज़ डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करते हैं, हमारे पास डिफरेंट स्किल्स हैं। हमारी एक्सपर्टाइज चिल्ड्रंस में है, ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस आप लोग काफ़ी लोग सुनते हैं, लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रंस हैं, तो काफ़ी डिफरेंसेस हैं और भी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया किस तरीके से आप लोग ये फिजियोथेरेपी से आपका जो प्रोफेशन है वो अलग है, लेकिन क्या सिंपल भाषा में या सिंपल वर्ड्स में ऐसा कहा जा सके कि फिजिकल फिटनेस और फिजिकली रिकवर होना जितना इम्पोर्टेंट है उसके साथ साथ इंटरनली इम्प्रूव होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन जब हमें अपने ज़रूरत के काम, जो काम हम चाहते हैं वो करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो होना भी उतना ही ज़रूरी है। जी, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। पेशेंट सेटिस्फेक्शंस जो आप कह रहे हैं, कुछ अलग वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हर कोई की एक इंटेंशंस होती है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई भी बेस्ट एग्जांपल एक हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर, पोस्ट कैंसर। माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर्स हमारे जॉब्स, स्टीव जॉब्स, अब जो भी उनकी पैनक्रियाटिक कैंसर्स डायग्नोस हुई थी, मैक्सिमम एज पर देयर क्लिनिशियंस दे रिपोर्टेड दैट कि मैक्सिमम 1 to 2 years तक उनकी लाइफ है आफ्टर डायग्नोसिस। लेकिन वो 7 years लाइफ बीट की है, उन्होंने बीट किया, सर्वाइव किया 7 years तक। ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि इफ पर्सन इज इंगेज in some meaningful occupations which can give them life satisfaction, अगर उसको satisfied होता है, अगर उसको quality of life fulfill होता है, तो पर्सन की लाइफ जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव होती है, उनकी लाइफ मीनिंगफुल होती है। तो हमारी जो एक्सपर्टाइज है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जैसे आपने बताया, फिजिकल के साथ साथ लिविंग एंड मीनिंगफुल लिविंग में जो डिफरेंस है, यस, लिविंग विथ मीनिंगफुल लिविंग भी कह सकते हैं, सेंसिबल लिविंग कर सकते हैं, एक्टिव लिविंग कर सकते हैं। तो एक हर कोई एल्डरली पर्सन भी हम देखते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, अगर वो कहीं इंगेज नहीं होते हैं, मतलब वो लोग काफ़ी ईजिली फास्ट डिट्यूरेट करते हैं इन देयर फिजिकल एंड मेंटली और इमोशनल। लेकिन इफ दे आर इंगेज समवेयर तो उनकी लाइफ थोड़ी सी फुलफिल होती है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसा आप बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमारी हमें हो या एक्सीडेंट हो गया हो या नी रिप्लेसमेंट हुआ हो उसके बाद हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़े, क्योंकि आजकल के केसेस में ये भी देखा जा रहा है कि जो बच्चे जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई इंजरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या कैटेगरी है? और पेरेंट्स जो हमें देख रहे हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वो ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे बच्चे का जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? वैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी की हर जनरेशन्स में, हर एडल्ट्स, बच्चों सब में है रोल हमारा है, एल्डरली पेशेंट्स, न्यूरोलॉजिकल्स। लेकिन ये जो बच्चों का आपने पूछा कि एनीवन मीन्स इन फॉर आवर सोसाइटी, वो कैसे डिटेक्ट कर सके ईजली, ये अभी सबसे ज़्यादा कह सकते हैं हमारी लाइफस्टाइल भी है, हमारी वर्किंग, पेरेंट्स की वर्किंग जो कल्चर है, फिर स्ट्रेस, हमारे इन्वायरमेंट में भी स्ट्रेस है काफ़ी सारे, डाइट पैटर्न्स, बहुत सारे कारण, इन रीज़नों के कारण अभी के बच्चों में बहुत सारी ऐसी सिम्टम्स आ रहे हैं जो
देयर पेरेंट्स गेट इजीली डिटेक्ट, पेरेंट्स तो डिटेक्ट कर लेते हैं, पेरेंट्स से अच्छा कोई लिटमस पेपर नहीं है। right. तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं 2 साल 3 साल में। मदर कम से कम बताती है कि पता नहीं क्यों इतना हाइपर एक्टिव रहता है, ध्यान नहीं रहता है इसको, मैं जब पढ़ाती हूँ तो काफ़ी अच्छा करता है, स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पाता अच्छे से, हैंड राइटिंग किसी की अच्छी नहीं हो रही है। तो मैं सारे उन पेरेंट्स से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप कंसर्न रखें अपने बच्चों के असेसमेंट के ऊपर, उनके प्रोग्रेस के ऊपर। जो किसी भी कांटेक्ट करे नियरेस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से, उनके पास एक असेसमेंट की स्किल्स हैं जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन। जी। अब सीडीसी को अगर देखें, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यूएस से, उनका एक काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि 9 मंथ, 18 मंथ एंड 30 मंथ। जी। इन 3 इंटरवल के पर हर पेरेंट्स को अपने बच्चे का माइलस्टोन स्क्रीन आउट कराना चाहिए। आप कराइए, किसी भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से कराइए, आप स्कूल में रिक्वेस्ट कीजिए, और आप यू कैन डिटेक्ट। इट्स नॉट इजी टू डायग्नोस। 2 साल से पहले बड़ा मुश्किल होता है कि किसी बच्चे को आप डायग्नोस कर दे कि ऑटिज्म है, एलडी, बट यू कैन डिटेक्ट। 18 मंथ में आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि शायद उस बच्चे को कुछ है जो अनयूजुअल है। हमारे हिसाब से हम कहते हैं दैट इज अनयूजुअल। और अर्ली डिटेक्शन, उसका कुछ एग्जाम्पल अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा एग्जाम्पल जैसे आप बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है कि आप उनको टीचर से आप पूछें। सबसे पहले जो प्ले स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, क्लास 1 में, LKG UKG, आप उनसे टीचर से एक फीडबैक लें, हमारे बच्चों में क्या क्या इश्यूज हैं जो आपको अनयूजुअल लग रहे हैं। जी। एक लिस्ट आपकी बन जाएगी। कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अगर बच्चा आपका होमवर्क को कंप्लीट नहीं कर पाता है, वो स्कूल बैग को अरेंज नहीं कर पाता, ये बड़ी कॉमन होती है कि स्कूल बैग में उसको अगर पूछा जाए कहाँ है वो आपका पेंसिल बॉक्स कहाँ है, एक पेंसिल नहीं मिल रहा है, कोई इरेजर नहीं मिल रहा है, ये है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये कोई इश्यूज ही होगी, बट इट कैन बी साइन। कुछ ऐसे हैं कि ड्रेसिंग करने में इश्यूज हो रहे हैं, उल्टा सीधा पहन लेता है, बार बार समझाने पर भी, सॉक्स नहीं पहन पाता है। बहुत सारे ऐसे साइंस हैं, मदर कैन ईजिली स्क्रीन आउट, और वो मदर ये कह सकती है कि यस कुछ अनयूजुअल है, अनयूजुअल है। एक बड़ा आपने जो बताया वो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, लेकिन इसके साथ ही एक समस्या ये भी है डॉक्टर साहब आजकल कि आजकल जो पेरेंट्स है जो अपब्रिंगिंग दे रहे हैं बच्चों को ना, वो काफ़ी पैम्पर्ड अपब्रिंगिंग है। तो हम खुद बच्चे को सब कुछ परोस के इस तरह से देते हैं कि हमें यही नहीं समझ आता है कि बच्चा ये नहीं कर पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ पर पेरेंट्स को कहीं ना कहीं वर्कआउट करने की जरूरत है। इससे पहले हमारी बातचीत हो रही थी, आपने बताया कि किस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या बच्चों को या फिर किसी और को ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जरूरत है। अब अगर पेशेंट या कोई भी केस XYZ आपके पास आ जाता है तो आपका ट्रीटमेंट करने का प्रोसेस क्या है? जैसे से फॉर एग्जांपल हमें डायबिटीज़ है, हम डायबिटिक स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, वो हमें प्रिस्क्राइब करेगा, ब्लड शुगर लेवल को डिटेक्ट करने के लिए कहेगा और मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा। तो आपके पास आने के बाद में आपका जो प्रोसेस रहता है किसी भी केस को या किसी भी डिसेबिलिटी को ट्रीट करने का, वो क्या होता है? सारी ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है, इंटरवेंशन हम कहते हैं उसको, थेरेपी प्रोसेस, वो डिपेंड तो सबसे पहले करेगा केस कैसा है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोई स्ट्रोक का केस हो या चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म, तो सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट भी आ सकते हैं और विथ रेफरल भी आते हैं। कोई न्यूरोसर्जन ने रेफरल किया और कोई पीडियाट्रिशियन ने रेफरल करते हैं, और डायरेक्ट समटाइम पेशेंट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। वो डायरेक्ट आने के बाद सबसे फर्स्ट हमारे पास एक प्रोटोकॉल होती है, वो असेसमेंट प्रोटोकॉल आप कह सकते हैं, एक बेसिक प्रोसीजर होती है। उसमें हम सारे उनकी कंप्लेंट्स वगैरह सब कुछ जानने के बाद विद बेसिक असेसमेंट के बाद हमारे पास कुछ स्टैंडर्डाइज टूल्स होते हैं, बैटरी होते हैं। तो वो बच्चों पेशेंट्स उनके अकॉर्डिंग हम उनको चेक करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम एग्जैक्टली सिवियरिटी कितनी है, लेवल ऑफ सिवियरिटी, और उस सिवियरिटी के बेसिस पे हमारे पास, जैसे मैं महात्मा गांधी में हूँ, महात्मा गांधी में हमारे पास टोटल 6 लैब हैं। कॉग्निटिव लैब अलग होते हैं, कुछ असिस्टिव डिवाइस लैब होते हैं, पीडियाट्रिक्स के अलग लैब हैं। तो उस लैब में स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के साथ एज पर देयर अनमेट नीड्स, जो उनकी नीड्स है,
जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग फिर हम उनकी एक्टिविटी प्लान करते हैं। एक्टिविटी हम थेरेपी को एक पार्ट कहते हैं एक्टिविटी। वी कैन प्रोवाइड अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। आप उसको एक्सरसाइज फॉर्म में समझ सकते हैं, बट जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो हम एक्टिविटी के थ्रू कराएंगे। इट्स नॉट लाइक ए जिम टाइप एक्सरसाइज। हम उसको एक्टिविटी जैसे किचन टाइप एक्टिविटी, कुछ हम उनको बटनिंग टाइप एक्टिविटी भी करा सकते हैं। उनको सीजर यूज करना है, हैंड राइटिंग एक्टिविटी, तो थ्रू एक्टिविटी वी कैन प्लान इन द डिफरेंट सेटअप। हमारे पास लैब है, तो असेसमेंट, उसके बाद फाइनली ट्रीटमेंट, और उसके बाद रेगुलर फॉलो। थोड़ी सी रेगुलर डिपेंड करती है, कुछ बच्चों कुछ पेशेंट को कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चाहिए, 3 months, 4 months, years, depends on the case के ऊपर। डॉक्टर साहब, क्या ये भी संभव है कि हम जो बच्चा, कोई अगर केस किसी बच्चे का है तो हम उनके पेरेंट्स को ट्रेन करें कि किस तरीके से आपको ट्रीट करना है या किस तरीके से हैंडल करना है, या फिर कोई भी बड़ों का केस भी है तो उनके अटेंडेंट को क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि ताकि वो उसे ट्रीट कर सके? बहुत अच्छा। अभी हमारे देश में तो सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल की उतनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है जितनी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट भी हमेशा, और हम हमारे तरफ से भी, हमारी प्रोफेशन भी इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट करती है कि कोई भी बच्चा डिसेबल बच्चा है, सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, लॉन्ग ट्रीटमेंट चलती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी चल सकता है। तो ये सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। हर कोई बच्चे को उठाकर लाकर किसी थेरेपी सेंटर, किसी हॉस्पिटल में जाना ये पॉसिबल नहीं है। पता लगता है कि एक बच्चे को दिखाने के लिए, उसको ठीक कराने के चक्कर में उनकी मदर को बैक पेन हो रहा है, उनके मदर को मेंटल स्ट्रेस हो रही है। तो हमारा फोकस ये रहता है कि हमारे प्रोफेशन का भी ये एक फिलॉसफी है कि हम उनके मदर को ट्रेनिंग करें। केयर गिवर ट्रेनिंग, जो आप बता रहे हैं, एडल्ट है, स्पाउस हैं, जो उनके वाइफ हैं, हस्बैंड है, हम उन केयर गिवर, हम उनको ट्रेनिंग करें। उनको केयर गिवर को हम प्रोवाइड करते हैं कि सारी स्किल तो हम नहीं सिखा सकते जो एक प्रोफेशनल है, लेकिन कुछ ऐसी स्किल्स है जो वो खुद भी घर पे कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में मैनेज एकदम एकदम। तो ये करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि क्या आपके ट्रीटमेंट के प्रोसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट भी शामिल है क्या? और इसके अलावा एक सवाल ये भी मैं आपसे लेना चाहूँगी कि क्या जो आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी का प्रोसेस है वो क्या पेशेंट को या किसी भी केस को साइकोलॉजिकली भी ट्रीट करता है क्या? देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट तो एक काफ़ी कॉमन वर्ड है। हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, बट लेकिन एज ए क्लिनिशियन, एज ए क्लिनिकल ट्रीटमेंट अगर हम जब कहते हैं तो वी आर नॉट एक्सपर्टाइज टू गिव एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, और वी आर नॉट एक्सपर्टाइज टू प्रोवाइड, किसी को हम सजेस्ट कर सके कि आप ये डायग्नोस्टिक टेस्ट करें। हमारा उससे लिंक नहीं है। सेकंड ये है कि दूसरा क्या था आपका सवाल? मेरा सवाल दूसरा ये था कि क्या साइकोलॉजिकल? यस, साइकोलॉजी, यस। तो देखिए, अब अगेन ये काफी ओवरलैपिंग है, बट हमारे प्रोफेशन में देयर इज ए वेरी क्लियर कट पॉइंट्स है। साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं दैट आर मेनली फोकस्ड, उनकी असेसमेंट जो है वो साइकोलॉजिस्ट करते हैं। बट हमारा जो होता है दैट इज मोर रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। हम साइकोलॉजी, इमोशंस को भी देखते हैं, बट थ्रू मेंटल हेल्थ। मैं इसी से जुड़ा एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा मेंटल हेल्थ को ट्रीट करना भी आपके इस प्रोसेस में शामिल है। एक सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर साहब ये भी आती है, चाहे फिजियोथेरेपी की बात हो, चाहे हम मेडिकली किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, या फिर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की सलाह के अंदर काम कर रहे हो, वहां पर जो अटेंडेंट है पेशेंट के साथ, अब पेशेंट चाहे बच्चा हो या बड़ा हो या जो भी हो, गार्जियन हो बच्चे का या फिर पेशेंट का अटेंडेंट हो, उनका पेशेंस लेवल जो होता है ना, वो बहुत जल्दी जवाब देने लगता है। तो जब आप किसी बच्चे की मदर को या किसी पेशेंट के अटेंडेंट को आप ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से आप इसे हैंडल करेंगे घर पर, तो किस लेवल से आप उसको हैंडल करते हैं और समझाते हैं ताकि उनका पेशेंस गिव अप ना हो? ये हम लोग काफी हर दिन जब भी हम पेशेंट को देखते हैं, सॉरी आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए भी किया है क्योंकि आपके लिए भी उतना ही ज्यादा पेशेंस रिक्वायरमेंट रहती होगी ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करने। जी, ये हम लोग ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस जनरली हम लोग फेस करते रहते हैं। क्योंकि किसी फॉर एग्जांपल एल्डरली केस आप देख ले, डिमेंशिया, मैंने डिमेंशिया में भी पीएचडी किया है, पूरी अपनी शोध।
तो अब डिमेंशिया को देख ले कि डिमेंशिया जब एल्डरली पर्सन को डिमेंशिया हो जाता है, यादाश्त मतलब वो इस लेवल तक भूल जाते हैं कि उनको फीडिंग कैसे करना है। तो ये जब सिचुएशन देख के उनकी स्पाउस दे आर वेरी मतलब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सेम केस मदर हैविंग चिल्ड्रन विथ एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, तो मदर के लिए बड़ा मुश्किल होता है वो एक इस चीज को बिलीव करना कि मेरे बच्चे में कितना प्रोग्रेस होगा या नहीं होगा। तो पहला स्ट्रेटजी ये है, मैं हमेशा से अपने आप को इस चीज को फॉलो करता हूँ कि कभी एक झूठी दिलासा नहीं देना है। सबसे पहले आपको फैक्ट बताना है पेशेंट को, किसी भी पेशेंट, दिस इज द एथिक्स, जो सच्चाई है आपको पेशेंट को बताना है, क्योंकि ज्यादा एक्सपेक्टेशन होने के बाद अगर वो रिकवरी नहीं होती है तो ज्यादा डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन होते हैं। जी। तो सबसे फर्स्ट है एथिक्स की, आपको सच्चाई बतानी होती है हमने को, और दूसरी है स्मॉल काइंड ऑफ प्रोग्रेस। अगर छोटी सी भी प्रोग्रेस होती है तो उस मदर के पास जितनी हैप्पीनेस होती है वो हैप्पीनेस से हम हैप्पी होते हैं, एक होप मिल जाती है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक ऑफ द ट्रीटमेंट, राइट। तो डॉक्टर साहब, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ सक्सेस स्टोरीज बताएं, कुछ ऐसे केसेस के बारे में बताएं जो बहुत करीब से आपने हैंडल किए हैं और आपने एक वास्ट चेंज देखा है, ताकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें ये समझ आए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी से किस हद तक हम ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट्स को। मुझे लास्ट वीक ही एक मैसेज आया, मुझे अभी ध्यान आया और मैं उसको अभी सोच रहा था। वो केस दो तरीके से आपके आंसर को सेटिस्फाइड करेगा, आपने जो क्वेश्चन पूछा। एक तो है कि हम मदर को कैसे ट्रेन किया। मुझे याद है 2010-11 में वो बच्चा 3 या 4 साल का बच्चा था, 5 ईयर का, और क्लियर कट डायग्नोज्ड केस ऑफ ऑटिज्म। मदर पेरेंट्स, पापा काफ़ी ज़्यादा बिजी, मीन्स दे आर ऑक्यूपाइड इन सम बिजनेस, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो मदर, सिंगल मदर हैंडल मैच करना बहुत टफ था उनके लिए। और मैंने उसी समय डिसीजन लिया था इन 2010 कि मैं मदर को ट्रेन करूंगा। मैंने मदर को ट्रेन किया कि आप क्योंकि ये इट्स नॉट ए शॉर्ट जर्नी, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या पेरीआर्थराइटिस या कोई स्पोर्ट्स इंजुरी नहीं है कि हम 1 महीना फिजियोथेरेपी करके इट कैन रिकवर। ये आपको 5 इयर्स 10 इयर्स तक जा सकता है। और वो मदर इतना अच्छा की कि लास्ट वीक मुझे मैसेज आया, उस बच्चे को एकेडमिक अचीवमेंट अवार्ड मिली है स्कूल्स में, और वो मदर जो है वो इतना क्राई करती है, जब भी मुझे फोन करती है तो सिर्फ रोती है, कुछ नहीं कहती है, सिर्फ रोती है। मैं नहीं समझ पाता है कि उस समय भी रोती थी और आज भी रोती है, लेकिन वो ये कहती है, ये कहती है कि सर मैं मुझे होप नहीं था, लेकिन ये जो आपने होप दिया आज मेरा बच्चा। तो मैं एक ही मदर को सबको कहूंगा, एवरी चिल्ड्रंस, एवरी डिजीज इलनेस हैव सम पॉइंट फ्रॉम वेयर हम वहां से रिवर्स कर सकते हैं। और शायद इस मैसेज से बड़ा, इस इमोशन से बड़ा आपके लिए कोई रिवॉर्ड हो नहीं सकता। डॉक्टर साहब, एक आखिरी डिटेल जो मैं आपसे लेना चाहूंगी, ताकि हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं और बहुत सारे यंगस्टर्स जो हमें देख रहे हैं, जो मेडिकल की फील्ड में, डॉक्टरी की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये सवाल मैं हर डॉक्टर से इसीलिए नहीं करती हूँ कि जनरली जो बच्चा इस लाइन में जाता है उसे पता होता है कि उसे क्या करना है, या उसका इंटरेस्ट किस में है, या उसको किस ऑप्शन को ऑप्ट करना है। लेकिन क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत सारे लोगों के लिए नया है, तो आप हमें ये बताएं कि किस तरीके से इस फील्ड में अपना कदम रखा जा सकता है, किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल किया जाए, और इसका स्कोप कितना है। थोड़ी सी हमारी प्रोफेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे आम लोगों में सेंसिटाइजेशंस कम है, ये मैं एग्री करता हूँ, बट ये साइंस काफ़ी डेवलप है। 1950 में ही हमारे इंडिया में आ चुका था। तो इसके लिए सिंपल वे है 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ जिनकी क्वालिफिकेशंस हैं वो डायरेक्ट एंट्रेंस दे सकते हैं। हमारे महात्मा गांधी में भी बीओटी भी होती है, 4.5 इयर्स कोर्स है, 6 मंथ इंटर्नशिप, एमओटी होती है, 3 स्पेशलाइजेशन,
पीएचडी भी है हमारे पास, फुल फ्लेज पीएचडी है। और सबसे अच्छी बात में मुझे ये लगता है महात्मा गांधी में वी हैव है सपोर्टेड मेडिकल कॉलेजेस, ऑल डिपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल। तो ये हमारे लिए खासकर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी के लिए बहुत लकीस्ट जगह है कि हमें एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स की भी मिलती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो काफ़ी अच्छा है। कोई भी बच्चे एडमिशन्स आते हैं पोर्टल वेबसाइट पे जाकर दे कैन इंक्वायरी और इनरोल फॉर एडमिशन। और इसका स्कोप आगे अगर देखा जाए आने वाले समय में? स्कोप तो ये मैं कहूँ कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रन बाय द नेशनल हेल्थ स्कीम, सारे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट में दे हैव अ मैंडेटरी पॉलिसी है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होंगे ही। सारे स्कूल्स, आप मेट्रो सिटी में चले जाए, इवन जयपुर में भी मैंने देखा है बहुत सारी स्कूल्स में दे हैव ए मैंडेटरी रखते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपीज। बहुत सारे रिसर्च सेंटर में हमारी स्कोप है, मैंने भी रिसर्च में काफ़ी जगह जॉब वगैरह किया है, तो स्कोप काफ़ी अच्छी है जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस आउट ऑफ द बॉक्स ऑक्यूपेशन को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर कुमार प्रकाश मौजूद थे जिन्होंने विस्तार से बताया कि एग्जैक्टली ऑक्यूपेशनल थेरेपी है क्या। पेशेंट्स हर कैटेगरी के हो सकते हैं जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ट्रीट कर सकता है, तो स्कोप भी काफी बड़ा है और अपने आप में एक चैलेंजिंग जॉब है जिसे डॉक्टर साहब कई वर्षों से निभाते आ रहे हैं। तो हेलो डॉक्टर के स्पेशल एपिसोड में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।